अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो प्ले राइट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यों पॉल सार्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर डिस्कस किया था बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है, जिसको लिखने वाले थे सैमुअल बेकेट। लेकिन आज की इस वीडियो में हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड की जो बेसिकली हमने प्ले लिस्ट स्टार्ट की हुई थी, ये उसके अंदर सेकंड प्ले को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम उसके राइटर को डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल। तो हम स्टार्ट करते हैं यों पॉल सार्टर से। यों पॉल सार्टर का पूरा नाम था यों पॉल चार्ल्स एमर्ट सार्टर, ये इनका पूरा नेम था। यों पॉल सार्टर एक फ्रेंच प्लेराइट, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर और फिलोसोफर थे, ठीक है। यों पॉल सार्टर का अगर हम टाइम स्पेन देखें तो ही वाज बर्न इन 1905 और 1980 में इनकी डेथ हो जाती है। पेरिस, फ्रांस में ये पैदा हुए थे। 20th सेंचुरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िलोसोफ़र माने जाते हैं यों पॉल सार्टर। और यों पॉल सार्टर का बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज़्म की थ्योरी में बहुत बड़ा नाम है। हम यों पॉल सार्टर को देखते हैं कि यों पॉल सार्टर का मल्टीपल हम कह सकते हैं कि मल्टीपल फ़ील्ड्स के साथ इनका ताल्लुक था, यों पॉल सार्टर का। लेकिन यों पॉल सार्टर ज़्यादातर जो बात करते हैं वो एग्जिस्टेंशियलिज़्म के ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं अबाउट यों पॉल सार्टर जो आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यों पॉल सार्टर को अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ठीक है। यों पॉल सार्टर एक एथिस्ट थे। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर यों पॉल सार्टर आते हैं। तो जो यों पॉल सार्टर थे वो एक एथिस्ट थे। जब हम थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की बेसिकली बात करते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ थॉट्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास आती है थियस्ट और एक होती है एथिस्ट। एथिस्ट वो होते हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, जैसे कि फ्रेडरिक नीत्शे हो गया, यों पॉल सार्टर हो गया। और एक वो होते हैं थियस्ट यानी जिनका बिलीव है गॉड पे, जैसे सोरेन किरकेगार्ड हो गया, रशियन राइटर है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, ये सारे राइटर। तो जो हमारे पास यों पॉल सार्टर हैं बेसिकली वो एक एथिस्ट थे। अब इसके एथिस्ट के होने के पीछे भी बहुत सारी रीज़न कहीं जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। कहीं बताया जाता है कि इनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, कहीं ये कहा जाता है कि कोई इनके साथ यानी इनके जो एक्सपीरियंस थे किसी के साथ मिलने-जुलने के वो अच्छे नहीं थे। कहीं ये बताया जाता है कि इनके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। तकरीबन ये 2 साल के थे, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के थे। तो इनके फादर की डेथ हो गई, फिर वो अपनी इनकी मदर अपने फादर की इनके यानी वो अपने ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर के हाउस चले गए। और जब ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर वो उनके दरमियान भी क्लैश था बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, और जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि इन्होंने उन्हें फ़ॉलो नहीं किया, ये इन्हें वो अच्छा नहीं लगा, तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ये एक एथिस्ट थे। फिर ये बहुत ही हम कह सकते हैं क्लोज़ फ्रेंड थे कैमू के। एल्बर्ट कैमू के साथ मिलके इन्होंने बहुत ज़्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट 20 इयर्स गुज़ारे उनके साथ। लेकिन फिर बाद में क्या हुई थी कि कुछ इनके आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात हम कह सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एल्बर्ट कैमू के साथ इनकी फिर वैसी फ्रेंडशिप नहीं रही थी। तो उनके लिए वे एक कोटेशन कहते हैं, कैमू वाज़ प्रोबेबली माई लास्ट गुड फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इनके जो फ्रेंड थे वो एल्बर्ट कैमू थे। इन्होंने फ्रेंच रेजिस्टेंस के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो इन्होंने बेसिकली यों पॉल सार्टर ने फ्रेंच आर्मी को सर्व किया था 2 मरतबा, ठीक है। तो फिर जब हुई सेकंड वर्ल्ड वार तो इन्होंने फेस किया जर्मन प्रिजन ऑफ वॉर को, और फिर जब वहाँ से वो रिलीज़ हुए तो इन्होंने फ्रेंच रेजिस्टेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया। हमने सैमुअल बेकेट को पढ़ा था, आई होप सो कि आपने वो मेरी वीडियो देखी हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो सैमुअल बेकेट है बेसिकली वो भी फ्रेंच रेजिस्टेंस का पार्ट रहे थे, जिन्होंने एज़ अ स्पाई काम किया था इन फ्रेंच रेजिस्टेंस। तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था फ्रेंच रेजिस्टेंस में अगेंस्ट द जर्मन, ठीक है। तो सिमन द बुआ हम कह सकते हैं कि ये जो सिमन द बुआ के साथ कई जगह आपको मिलेगा कि वो इनकी स्पाउस थी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे आपको हमें यही पॉइंट देखने को मिलता है कि जो सिमन द बुआ है ना, उनके साथ वो एक बेसिकली एग्जिस्टेंशलिस्ट भी थी, फेमिनिस्ट भी थी। तो उनके साथ इनके बहुत क्लोज़ रिलेशन रहे हैं, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इनफैक्ट आप ये याद रखिएगा कि सिमन द बुआ के साथ इनके रिलेशन रहे हैं। और अगर बात है इनके स्पाउस की तो वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो यही है कि इन्होंने शादी नहीं की थी। एनी हाउ हम देखते हैं इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को। यों पॉल सार्टर के अगर हम लिटरेरी करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहला अपना जो नॉवल लिखा था
नोज़िया, ठीक है। 1938 में ये नोवेल लिखा गया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। देन हम देखते हैं इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंशियलिस्ट बेस वर्क जिसका नाम था बीइंग एंड नथिंगनेस, एन एसे ऑन फिनोमेनोलॉजिकल ओंथोलॉजी। ये पूरा नाम है इस वर्क का, लेकिन इसे बीइंग एंड नथिंगनेस के नाम से भी जाना जाता है और ये वर्क 1943 में लिखा गया था। इसके अंदर बेसिकली वो 3 पॉइंट्स के बारे में बात करता है। ये जॉन पॉल सार्टर बात करते हैं इसके अंदर। पहला बताता है कि मैन इज़ अलोन, यानी इस वर्क के अंदर इसकी जो थ्योरी ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म है ना, हमें वो देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया इसने जर्मन प्रिजन ऑफ वॉर को फेस किया था। तो जब वो प्रिजन में था तो इसने बेसिकली स्टडी किया था हेडिगर के वर्क बीइंग एंड टाइम को, और फिर उसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने 1943 में बीइंग एंड नथिंगनेस लिखा, जिसके अंदर बेसिकली वो अपनी थ्योरी ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म को डिफाइन करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास 3 मेन कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैन इज़ अलोन, यानी ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और वो ये कहते हैं कि इंसान बिल्कुल अलोन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन की बात करते हैं कि इंसान इस दुनिया में जब आया है तो वो अपने जो वो चॉइस करेगा तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, और इसके अलावा वो फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं इस वर्क के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले, दैट इज़ नो एग्जिट। इट वाज पब्लिश्ड इन 1944। नो एग्जिट की आपको डेट जो है पब्लिकेशन या परफॉर्मेंस आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्होंने, हम देखते हैं यों पॉल सार्टर के वर्क पहले फ्रेंच में पब्लिश हुए हैं, फ्रेंच में लिखेंगे, फिर बाद में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो नो एग्जिट को भी पहले फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ही, यानी इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही है। हु इज़ क्लोज के नाम से इसका ओरिजिनल नेम है, जो फ्रेंच में है, और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड, या हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं इनकी एक कलेक्शन ऑफ 5 शॉर्ट स्टोरी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1939, द वॉल। इनका एक और वर्क था जो एक बेसिकली स्क्रीन प्ले है इनका, 1943 में लिखा गया और 1947 में उसे पब्लिश करवाया गया, द चिप्स आर डाउन के नाम से। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म 1946 के अंदर वर्क ये पब्लिश करवाया गया योंपो सॉर्टर का। अब हम बात करते हैं योंपो सॉर्टर की राइटिंग स्टाइल के बारे में। जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म को डिस्कस करते हैं तो इनका राइटिंग स्टाइल वहीं से क्लियर हो जाता है। योटोपो साटा का जो राइटिंग स्टाइल के अंदर हम देखते हैं वो इंसान की फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलोसफी थी उनकी बहुत इम्प्लीमेंटेशन हमें इनके वर्क के अंदर देखने को मिलती है। मिनिमलिज्म की यूज़ करते हैं। बेसिकली मिनिमलिज्म के अंदर बहुत सारी माइनर सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। छोटी सी थोड़ी सी सेटिंग होगी, यानी एक ही प्लेस होगी सेटिंग की, माइनर से करेक्टर्स होंगे। अब्सर्डिज्म का जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बात की हुई है, अब्सर्डिज्म के बारे में मीनिंगलेसनेस, एमलेसनेस, इंसान की बोर्डम ऑफ लाइफ वगैरह के बारे में बात की जाती है। एपिस्टेमोलॉजिकल स्टाइल हमें देखने को मिलता है। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली क्या होता है, रेफर टुवर्ड्स द नॉलेज, यानी ओरिजिन ऑफ नॉलेज वगैरह के बारे में बात की करता है वो। एंथोलॉजी के कॉन्सेप्ट हमें इनकी राइटिंग स्टाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑन्थोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी ही है। ये मेटाफिजिक्स, हम कह सकते हैं एक ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स है, जिसके अंदर नेचर ऑफ बीइंग के बारे में बात की जाती है, और सार्टर का इंटरेस्ट हमें ऑन्थोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। अब मैंने आपको बताया कि ऑन्थोलॉजी के अंदर क्या बात की जाती है, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की जाती है, यानी इंसान की नेचर क्या है उसकी स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ऑन्थोलॉजी। बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म और ऑन्थोलॉजी दोनों के अंदर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म में ह्यूमन की एग्जिस्टेंस की बात की जाती है, तो ऑन्थोलॉजी के अंदर ह्यूमन की नेचर, यानी एग्जिस्टेड ह्यूमन की नेचर की बात की जाती है। लेकिन एक माइनर सा फ़र्क ये है कि जो ऑन्थोलॉजी होती है ना, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि व्हाट एग्जिस्ट, यानी ह्यूमन नेचर के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर हम ये बात करते हैं हाउ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, या हाउ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट, वो किस तरह एग्जिस्ट करता है। हाउ एंड व्हाट का फ़र्क है बिटवीन ऑन्थोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये राइटिंग स्टाइल को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस राइटिंग स्टाइल की सारी ही इम्प्लीमेंटेशन मैं करने जा रही हूँ जब हम इसको स्टडी करेंगे नो एग्जिट को, ठीक है। इस सारे में आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें एंथोलॉजी, एब्सर्डिज्म, मिनिमलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारे ही राइटिंग स्टाइल हमें इसके नो एग्जिट के अंदर देखने को मिलते हैं।
हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो प्रोज स्टाइल था फ्यूज्ड विद पोएटिक स्टाइल। तो ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में। इसके अलावा भी इसके राइटिंग स्टाइल के हमें अंदर बाकी भी बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे रिपीटिशन हो गई, इंसान की बोर्डम ऑफ लाइफ हो गई, वो इंसान की बीइंग एंड नथिंगनेस की बात करता है, सेकंड सेक्स की बात करता है, सेकंड रोल ऑफ वुमन की बात करते हैं अपने वर्क के अंदर, ठीक है? तो ये सारे ही, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखे वो इम्पोर्टेंट है जो हम अपने वर्क के अंदर देखेंगे, ठीक है? ओके, तो अगर हम इसके थीम्स के बारे में बात करें तो थीम्स मल्टीपल है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की, फ्री विल की, फ्रस्ट्रेशन की, बीइंग एंड नथिंगनेस की, हेल के बारे में बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की, सेल्फ जस्टिफिकेशन की, और एग्जिस्टेंशियलिज्म की, ह्यूमैनिटी एंड चॉइस। ये सारे कुछ मल्टीपल थीम्स हैं जो हमें इनके राइटिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योपो सार्टर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल, हम ये देखते हैं बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म था क्या, फिर हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे इसे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योपो सार्टर। बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी जो फोकस करती है इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पे, चॉइस पे, फ्रीडम पे इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, ठीक है? 19th सेंचुरी के अंदर हम इसका स्टार्ट देखने को मिलता है और द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी अपने पीक पे थी। सोरन किरकेगार्ड को इस एग्जिस्टेंशियलिज्म का फादर कहा जाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात की जाती है। इसके अंदर 2 तरह के हम ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक तो था थियस्ट और एक एथिस्ट था। थियस्ट वो थे जो बेसिकली बिलीव करते थे गोस्ट गॉड पे, और एथिस्ट वो थे जो बिलीव नहीं करते थे गॉड पे। कुछ ये कहते थे कि टू लिव योर लाइफ विद क्राइस्ट, और कुछ कहते थे टू लिव योर लाइफ विदाउट क्राइस्ट। तो एनी हाउ हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म थ्रू एंड थ्रू इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। यानी इस फिलोसफी के अंदर इंसान की एग्जिस्टेंस से, इंसान की चॉइस के बारे में, इंसान इस दुनिया में क्यों है, उसके आने का पर्पस क्या है, उसका बिलीव ऑन गॉड, उसकी सब्जेक्टिविटी, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को, हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग हो गई बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म होता क्या है। तो हम देखते हैं कि यों-पो सार्टर के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। यों-पो सार्टर ने बेसिकली फ्रेडरिक हेगल और मार्टिन हेडेगर जैसे बहुत बड़े-बड़े फिलोसोफर को स्टडी किया था। यों-पो सार्टर अपने वर्क बीइंग एंड नथिंगनेस के अंदर बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करता है, और अपना जो प्ले उसने नो एग्जिट लिखा है उसके अंदर हम टोटली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म थ्योरी यानी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी की हमें देखने को मिलती है। यों-पो सार्टर के आइडियाज़ अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझने के लिए हमारे पास ये जस्ट एक लाइन ही, या हम कह सकते हैं ये एक पॉइंट ही काफ़ी है, जिसका मतलब क्या है इसमें, यानी जो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, प्रीसीड एसेंस का मतलब क्या है, कि इंसान का एसेंस जो है उसके जो नताइज हैं वो बाद में आते हैं। यों-पो सार्टर कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस पहले है, ठीक है, देन उसका एसेंस आता है। इट्स मीन कि देयर इज़ नो क्रिएटर, ठीक है? तो इसलिए यहाँ से ये जो एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस है, ये इस बात के इक्वल है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, ठीक है? फिर इंसान जब एग्जिस्ट खुद करता है यानी इंसान की एग्जिस्टेंस आती है, फिर उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, यानी जिस तरीके से वो रहना चाहता है, जो अपने पर्पसेस को वो इंतखाब करेगा, वो सारी फ्रीडम होगी। फिर उसके बाद वो जो चूज़ करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपने लिए कोई डिसीजन लिया है, तो वो उस डिसीजन का खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि वो उसकी चॉइस थी, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें मिल के बनाती हैं एसेंस, यानी इन सब चीज़ों के बाद आएगा एसेंस। पहले इंसान एग्जिस्ट करता है, पहले एग्जिस्टेंस आती है, फिर एसेंस आता है। एग्जिस्टेंट फर्स्ट देन एसेंस एंड इट्स मीन देयर इज नो क्रिएटर, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको पहले इंसान की एग्जिस्टेंस होती है, फिर उसका एसेंस होता है। इंसान एग्जिस्ट करेगा, उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी, फिर उस चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर उसका एसेंस आएगा। और यही कॉन्सेप्ट हम इसके जो वर्क है नो एग्जिट के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके बारे में यों-पो सार्टर बात करता है, वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। वो कहता है कि हर इंसान के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, फ्रीडम ऑफ चॉइस हर इंसान के पास होनी चाहिए। ये एक एथिस्ट था, जैसे के लिए मैंने आपको बताया बिलीव नो बिलीव ऑन गॉड, ठीक है? एग्जिस्टेंस इज अब्सर्ड वगैरह के बारे में बात करता है। अब जब
अब्सर्ड की बात करते हैं तो उसके हमें व्यूज़ देखने को मिलते हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉन सार्टर्स व्यू दैट यूनिवर्सल एज एन इरेशनल, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी को इरेशनल वो बताता है, मीनिंगलेस स्फीयर। वो कहते हैं कि सार्टर्स व्यूज द यूनिवर्स एज एन इरेशनल मीनिंगलेस स्फीयर, ठीक है, यूनिवर्स को एक मीनिंगलेस स्फीयर बता रहा है, ठीक है, एग्जिस्टेंस वाज अब्सर्ड एंड लाइफ हैड नो सेंस, नो पर्पस एंड नो एक्सप्लेनेशन। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो इंसान की एग्जिस्टेंस को इन मीनिंगलेस स्फीयर में वो आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो यों पो सार्टर के हमें व्यूज़ देखने को मिलते हैं, मैन इज़ फ्री टू फाइंड पर्पस, यानी इंसान बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी की बात करता है। अब जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं ना, तो ऑथेंटिसिटी की बेसिकली ऑथेंटिसिटी इन लाइफ के अंदर हमारे पास बीइंग योरसेल्फ, यानी अपनी लाइफ को फ्री होके गुजारना ही शामिल होता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज ओन एक्शन, यानी इंसान रिस्पॉन्सिबल है जो वो करता है, यानी जो इंसान इसके अंदर हमें इसी पॉइंट के अंदर हमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो थीम को ये फॉलो करता है, इसके वर्क्स के अंदर बेसिकली हमें देखने को मिलता है चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इंसान जो चॉइस करेगा वही उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और फिर वही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ह्यूमनिज्म की बात की जाती है, ठीक है, यानी सेल्फ सेंटर्ड फिलोसफी, यानी इसके अंदर इंसान की अपनी सब्जेक्टिविटी की बेसिकली बात की जाती है। तो हमने यहाँ देखा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म अकॉर्डिंग टू जॉन पॉल सार्टर क्या है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म को आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है अगर आपने सार्टर को डिस्कस करना है। तो सार्टर को जब भी आप डिस्कस करोगे तो ये पॉइंट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये वाली कोटेशन आप देखिए, मैन इज़ ओनली व्हाट ही डज, मैन बिकम्स व्हाट ही चूजेस टू बी, ठीक है, इंसान वही बनता है जो अपने लिए वो मुंतखब करता है, यानी वो इंतखाब करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज की वीडियो लेक्चर में हमने यों पो सार्टर को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की है। हमने इसके लिटरेरी करियर को, राइटिंग स्टाइल को और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी को बहुत अच्छे से समझा है। तो आई होप सो कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। तो आपने याद रखना है यों पो सार्टर को जब भी याद रखना है तो आपने एक तो फ्रेंच रेजिस्टेंस का अच्छे से याद रखना है, दूसरे नंबर पे एग्जिस्टेंशियलिज्म का बहुत अच्छे से देखना है, और इसके अलावा इसका थोड़ा-सा सिमन द बुआ के साथ थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा। तो ये वाले पॉइंट्स यानी जो मोटा-माटी हम जिसे कह सकते हैं ना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बाकी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आई होप सो कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। मैंने अपनी बहुत बेस्ट कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। तो मैं आपको एक बात कहनी थी कि ये जो वीडियो मैं आपके साथ यानी ये वीडियो में जो भी स्लाइड्स यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ, इन सारी स्लाइड्स को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप चैनल है बेसिकली, व्हाट्सएप चैनल में इन सारी स्लाइड्स की पिक मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो उस जो चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेक श्योर कि आप उस पर क्लिक करें और फिर आपको ये पिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था कि कुछ कह रहे थे कि आप इसकी पीडीएफ शेयर कर दिया करें। तो पीडीएफ शेयर करना बेसिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले एक मरतबा शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो फिर वो ओपन नहीं होती, फिर उसमें स्टूडेंट्स का आता है कि वो ओपन नहीं हो रही, तो इस तरह ना। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप व्हाट्सएप चैनल पे जाएँ और वहाँ से आपको ये पिक्स आसानी से मिल जाएँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नो एग्जिट को स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को देखेंगे, जिस तरह हमने सैमुअल बेकेट के वर्क थिएटर ऑफ एब्सर्ड को स्टार्ट किया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, फ़लस्तीन को और जितने भी मुसलमान या बहन भाई मुसीबत में हैं इस वक़्त दुनिया में, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।